आइए आज हम अध्याय 14 गुणनखंड का भाग लेते हैं, मतलब गुणनखंड लेते हैं, गुणनखंडन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम समझ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। अब ये होता क्या है, जरा एक बार समझ लेते हैं। एक सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको सिर्फ रिकॉल करना है, जिससे कि अभी आगे जो भी हमारा काम होगा उस पर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं कि ये कैसा होता है। मान के चलते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि ये एक संख्या है 30। अब ये किस रूप में, ये जो कहा गया है वो किस रूप में प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो देखते हैं कि 30 को किस प्रकार लिख सकते हैं। 30 को हम 1 गुणे 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 में 1 का गुणा करने पर 30 हो जाता है, यानी ये इसका एक गुणनखंड हुआ। दूसरा, 2 में अगर हम 15 का गुणा करें तब भी 30 आ जाता है, अर्थात 2 और 15 भी 30 के गुणनखंड है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 3 के अगर देखें तो 3 और 10, 10 33, अर्थात 3 और 10 भी 30 के गुणनखंड है। और आगे बढ़ के देखते हैं 4 से, तो क्या 4 से जाता है? 4 से नहीं होता है, 4 इसका एक कोई गुणनखंड नहीं है, पता इसका एक भाग नहीं है। तो 5 का देते हैं जी, 5 होता है, 5 6 30 ये होता है। 7 देखें, 8 देखें, 9 देखें, 10, ये रिपीट होने लगा। जब ये रिपीट होने लगता है तो इसका मतलब अगली बार जो आएगा वो उसकी पहले वाली गुणनखंड आएगा, उसके पहले वाली ये गुणनखंड आएगा। अब इनके जो गुणनखंड होते हैं वो क्या क्या आते हैं, जरा ये भी समझ लो। तो ये जो गुणनखंड बने हमारे, वो बने कौन कौन की, किसकी गुणनखंड हमने निकाला? 30 का। 30 का क्या निकाला है? 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये इसके गुणनखंड निकले। अब आप देख लीजिए, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। ये सभी संख्याएं इसको पूर्णतः विभाजित कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ ये गुणनखंड या इसके अपवर्तक कहलाएंगे। हम इनके कोई भी नाम दे सकते हैं, गुणनखंड या अपवर्तक नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे इनके बारे में हम बात हो रही है। अगर इसका कोई गुणनखंड निकाले हैं तो ये सारे के सारे गुणनखंड या अपवर्तक कहलाते हैं। ये पहले पॉइंट कहने का मतलब हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि एक सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। ये जो एक विशेष संख्या होती है ये सबके साथ रहती है। जैसे कि मान के चलते हैं एक कोई लिखा हुआ है यहाँ पर अंक 5, तो 5 का मतलब क्या होता है? 5 को हम क्या लिख सकते हैं? जब जरूरत पड़ती है तो हम 5 गुणे 1 लिख लेते हैं। कई बार हमको जरूरत पड़ती है तो 5 के मतलब 5 घाते 1 भी लिखते हैं। कई बार जब जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब 5/1 हो सकता है। तो अभी हमें ये वाली जनसंख्या की जरूरत पड़ सकती है, तो जब कभी जरूरत होगी तो हम इसको 5 गुणे 1 लिखेंगे, और अगर जरूरत नहीं है तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक जो है सभी संख्याओं का एक गुणनखंड हाँ है, क्योंकि आ रहा है। जब गुणनखंड हो सकता है मतलब है, तो जब जरूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर अन्यथा में बेवजह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक गुणनखंड है या ऐसा अंडरस्टूड हर समय रहेगा, ये हमारे नियम के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात कहते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं का, प्रत्येक संख्या जैसे इसी में लीजिए 30 जो है 1 के साथ आया, 30 जो है 1 के साथ गुणनखंड के रूप में आ रहा है, ये देखिए। यानी कि जो संख्या स्वयं, जो भी संख्या आएगी, अगर 10 भी लेंगे तो 10 भी जो भी आएगा तो 1 गुणे 10 के रूप में भी आएगा ये, यानी 1 तो साथ में रहेगा, ये भी विशेष संख्या के रूप में, और ये संख्या भी स्वयं का एक गुणनखंड होती है। इसका कहने का मतलब ये होता है। अब लेते हैं कुछ एक पॉइंट और। अब ये अगला पॉइंट हम इसमें लेते हैं कि किसी व्यंजक का गुणनखंड करने पर हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड संख्याएं बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यही है कि एक अखंडनीय गुणनखंड वह गुणनखंड है जिसे और आगे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो जैसे मान के चलते हैं एक बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक, ये व्यंजक होता है, व्यंजक क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है? व्यंजक का मतलब होता है कोई भी चर या अचर राशि
किसी संक्रिया के साथ आती है तो व्यंजक होता है। और बीजी व्यंजक का मतलब होता है जिसमें चर और अचर का संगम अंकों के साथ हो, वो हो जाएगा बीजी व्यंजक। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण लेते हैं 5xy, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसका गुणनखंड अगर करके देखिए, गुणनखंड करके देखने पे क्या होगा, इसका कैसे हम लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इधर x लिख सकते हैं और ये y लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ये इसमें देखेंगे कि ये एक अचर राशि है, ये इसके साथ संक्रिया है, यह एक चर राशि है, यह एक चर राशि। इसका मतलब ये गुणनखंड, ये संख्याएं यानी अंक भी हो सकते हैं, बीजीय चर, ये सारे बीजीय चर हैं, या बीजीय व्यंजक, या कोई ऐसा। अभी तो उदाहरण और ले लेते हैं, मान के चले 2 इंटू एक्स धन 2 मान के चलते हैं, ये ऐसा ले लेते हैं। अब इसको तोड़ के देखिए तो क्या हो सकता है। इसको तोड़ के देखेंगे अगर हम, तो कैसा लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2, इसका खोलेंगे तो 2x और धन 2 दूनी 4, ऐसा ही लिख सकते हैं ना। और इसको खोल दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x धन 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अखंडनीय गुणनखंड, यानी ये वह गुणनखंड है जिसे, और आगे अब इसको आप कहाँ कितना गुणनखंड, अब इसके आगे तो गुणनखंड हो ही नहीं सकता, आगे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप देखिए ये यहाँ पर आकर रुक गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें इसको इस रूप में भी लिखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, कहाँ जाएगा, यही तो जाएगा। और इसका अलग अलग मान निकाल लीजिए, चाहे ऐसे ही निकाल लीजिए, चाहे अलग अलग लिखिए। जैसे ऐसे कई बार निकाल लेते हैं कि 2x काहे से बना, 2 गुणे x से बना, और 4 काहे से बनेगा, 2 गुणे 2 से। यही चीज तो यहाँ पर लिख के रखा है हम लोगों ने कि इसको अब इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। और ये जिससे बन रहा है ये अखंडनीय गुणनखंड, यानी ये जो है, ये मतलब इसको अगर हम सम्मिलित भी करेंगे तो ये स्थिति जो तैयार होगी, इसे हम अखंडनीय गुणनखंड कहेंगे। और अगर इसे आगे गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ये इसकी कहने का मतलब है। और कुछ उदाहरण लेते हैं और भी समझने की कोशिश करते हैं। अब एक प्रश्न ये ले रहे हैं कि 5xy धन 10x की गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं इसमें, इसके जो क्या बोलते हैं कि जो अखंडनीय गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ही है। तो हम ये पहले लिख लेते हैं 5xy, इसकी तरफ कर लेते हैं और इसका लिख लेते हैं 10x। तो 5xy की हम क्या कर लेते हैं, 5 देखिए अभाज्य संख्या है, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका 1 गुणे 5, हमने अभी भी बात करी कि 1 तो रहेगा, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तभी लिखेंगे, अदरवाइज इसको निगलेक्ट करेंगे। तो 1 लिखने की तो आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो 5 हो जाएगा और x हो जाएगा और y इसके गुणनखंड होंगे। देखिए जैसे कि अभी हम सामान्य रूप से समझ चुके हैं। लेकिन 10 को कैसे करेंगे, तो 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसके खंड हो नहीं सकते, और ये x है। अब देखिए ये तो बन गया, यही पद से तो ये अलग अलग किए। तो अब फिर से इसको देखिए, बाएं पक्ष जो है इसको लीजिए। तो ये क्या है, 5xy धन 10x, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे को ये राइट हैंड साइड के बराबर की तरह बनाना है। लेकिन ये गुणनखंड के रूप में जो एक्चुअल गुणनखंड बनेगा ये हमें शो करना है। तो देखिए अब इसको रख दीजिए जिस रूप में था उस रूप में, ये जोड़ के रहा है तो इसको जोड़ के रख देते हैं, 2 गुणे 5 गुणे x। अब यहाँ क्या देखना जरूरी होता है कि इन दोनों में कुछ ऐसा, ये 2 पद नजर आ रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। जैसे इसमें इस व्यंजक में 2 ये पद हैं। अब इसमें देखिए कुछ सामान्य कॉमन नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर देखिए कि 5 नजर आ रहा है, तो इसमें भी 5 नजर आ रहा है। जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं सार्व, जो दोनों में शामिल हो वो उसे बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 5 शामिल है, और क्या शामिल दिख रहा है, इधर x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको भी निकाल लेना है, 5 और x निकाल लेना। अब बचता क्या है, जो बचता है उसे क्या करते हैं, ब्रैकेट के भीतर गुणा लगा के, ब्रैकेट गुणे का चिन्ह ही, ब्रैकेट का चिन्ह ही गुणा कहलाता है। अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इधर से बचता क्या है, इधर वाले में से बचा है y, और इधर वाले में से क्या बचता है, ये दोनों तो निकल गए, ये बचा 2। अब क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको हल करके मतलब इसका सही रूप लिखते हैं तो ये गुणे का चिन्ह हटा देते हैं, अंदर वाले
अपने व्यंजक के साथ, अपने चिन्हों के साथ रहेंगे। तो ये बन गया आएगा 5x, और ये गुणे का चिन्ह चूंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये अपने आप ही गुणा अंडरस्टूड कहलाता है, और y धन 2 लिख दिया जाता है। ये है हमारा गुणनखंड, जिसे हम सही रूप में रखेंगे। और इसी तरह के कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब एक और प्रश्न लेते हैं। 12a² b धन 15ab² के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पद ये रखा है, एक पद ये रखा है, द्विपदी व्यंजक है। एक व्यंजक ये है, एक व्यंजक ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमके पहले इनको हमें अखंडनीय गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो पहले पहला पद लेते हैं। पहला पद क्या है, 12a²b, और दूसरा पद कितना है, 15ab²। ये अब इनके क्या करने हैं, इनके अखंडनीय गुणनखंड, मतलब और ना तोड़ा जा सके वहां तक तोड़ेंगे। तो 12 का जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर किनारे कर लिया करिए। 12 का ही तोड़ेगा, 12 टूटेगा 1, और 12 में बाद में 1 नहीं, एक बार और ये वाली संख्या नहीं लिखनी है। फिर 2 और 2 छक्के 12, 3 चौके 12, और फिर 4 तेई 12, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगी। कौन सी, 2, 3, 4 और 6। जब 2, 3, 4, 6 में हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या ऐसी कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट होगी। और इसी तरह इसे 15 में भी निकाल लीजिए। 15 में क्या हो जाएगा, 1 और ये 15 का बनता है, और क्या क्या बनता है, और 3 और 5 का बनता है, और इसके अलावा तो कुछ बनता ही नहीं। इतना ये कॉमन, इसको छोड़ देना है। अब देखिए इन दोनों में से हम ऐसी बहुत सारी संख्या फैला के नहीं रखनी है हमें, और फैला भी लेंगे तो गुणांक में करना ही पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे 3 और 4 और 3 और 5 इसमें है, तो हम ये वाला गुणनखंड लेने की कोशिश करेंगे। इसमें ये वाला गुणनखंड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे हमारा काम निकल रहा है, इससे 12 का काम निकल रहा है। तो हम 12 को क्या लिख लेंगे, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा काम बनने में आसानी होगी। हमें इसको धीरे आप सरलीकरण करने की तरफ सीखना है। और यहाँ पर a² का मतलब क्या होता है, एक बार a और एक बार और a का गुणा। b का मतलब होता है एक बार केवल b का गुणा। आप इसको 4 को 2 गुणे 2 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए 15 को हमने क्या बना लिया, 3 गुणे 5 के रूप में बना लिया है। और यहाँ पर क्या है, a है, तो ये है a, और b² की जगह b और b का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, अब इनको इनके पदों के रूप में लिख देना है। जैसे जो ये पद दिए हुए थे, पद क्या था हमारा ये, तो फिर से चाहे तो लिख लें, चाहे तो ना भी लिखें। तो ये हमारा पद था 12 a² b धन 15 a b का स्क्वायर। अब करिए इसको, बस उसी रूप में लिख लीजिए। तो 3 गुणे 4 गुणे a गुणे b, और ये धन का चिन्ह, तो यहाँ पर लगाएंगे धन, और 3 गुणे 5 गुणे a गुणे b। ठीक, अब फिर वही प्रक्रिया, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक व्यंजक यहाँ तक है, एक व्यंजक यहाँ तक है। ये समझने के लिए, बाकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब चिन्ह नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, केवल आपको हल करना है। 3 दिख रहा है इसमें, 3 दिख रहा है इसमें, तो ये 3 को बाहर निकाल। और क्या दिख रहा है साथ में, एक इसमें भी दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, ये एक निकाल लिया। फिर एक b इसमें भी दिख रहा है, एक b इसमें भी दिख रहा है, एक b भी निकाल लिया। फिर गुणे का चिन्ह, और बचा क्या क्या, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। इधर से बच रहा है 4 और गुणे a बच रहे हैं, फिर बीच में धन का चिन्ह है। इधर से क्या निकल गया, ये तो बाहर निकल गए, 5 गुणे b बच रहा है, तो ये बन जाएगा 5 गुणे b। अब वही प्रक्रिया जो पहले सवाल में की थी, इनका सम्मिलित करके लिख देना है। तो 3 गुणे a गुणे b, क्योंकि जैसे अखंडनीय गुणनखंड किए, अब इसको सम्मिलित बना दीजिए। तो 3ab, अब इस गुणे का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो 4 में a का गुणा करने से बन जाता है 4a, और 5 में b का गुणा करने से बन जाता है 5b। यही इसका गुणनखंड है। समझ पा रहे हैं? एक और लेते हैं।
अब ये प्रश्न लेते हैं 10x² ऋण 18x की घाते 3 धन 14x की घाते 4 के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो कितने पद नजर आ रहे हैं? 1 2 3 3 पद नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इनके हम अलग अलग पदों के अखंडनीय गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। 10 के क्या ले सकते हैं? तो पहले लेते हैं हम 10x² का पहले अलग कर लेते हैं। फिर हमें निकालना पड़ेगा 18x की घाते 3 का निकालना पड़ेगा। फिर 14x की घाते 4 का निकालना पड़ेगा। अभी हल किया है। 10 को हम कितना रूप में लिखेंगे? 2 गुणे 5 के रूप में लिख लेंगे। और x की घाते 2 का मतलब होता है पहला x और दूसरे x का गुणा, ये इसका वर्ग का मतलब होता है। इसी तरह 18 तो क्या हम बना सकते हैं? 2 गुणे 6 तिरिक 18, तो 2 गुणे 3 कर लीजिए। 2 गुणे 3, 2 3 6 और तिरिक 18 ऐसा बना लीजिए जिसमें तोड़ के बने, क्योंकि हमको 18 पूरा चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 3 उड़ा दिए। या 6 लिख देंगे तो भी आगे हिसाब किताब तो बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी 2 गुणे 3 के रूप में लिख लेते हैं। और x को बना देते हैं पहला x, ये दूसरा x, ये तीसरा x का गुणा, तो x की घाते 3 हो गया। 14 को बनाएंगे तो 2 और 7 में टूटता है, 7 दूनी 14, और s का जो है 4 बार गुणा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा x। अब क्या करना है? इसके गुणनखंड लिखने थे, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। 10x² ऋण 18x की घाते 3 और धन 14x की घाते 4, इसको ये लिख लिया। अब क्या करने हैं? इसके ये पक्ष भी उतार लीजिए अपने संक्रियाओं के साथ। तो ये तो पहले पूरा पूरा है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 5 गुणे x गुणे x। फिर ये ऋण लगा हुआ है, तो आपने भी ये पहला पद हुआ, ये चीज समझने के लिए हमने लगाया, बाद में आपको नहीं लगाना है। तो इसमें क्या करना है? यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 5, ये तो हो गया, ये वाला 18 वाला 18 वाला है 2 गुणे 3 गुणे दूसरा 3, फिर पहला x गुणे दूसरा x गुणे तीसरा x, फिर ये धन वाला चिन्ह है, ये वाला धन, तो ये वाला धन लगा लीजिए यहाँ पे। ये दूसरे वाले का है। तीसरे वाले में क्या आ रहा है? 2 गुणे 7 गुणे पहला x, ये दूसरा x, ये तीसरा x और ये चौथा, इतने आ रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है तीनों में, जो तीनों में कॉमन हो वो निकालना है जी। पहले देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 में नहीं। अब चूंकि 3 पद है तो तीनों से निकालना पड़ेगा। तो ये हमें पहले 2 मिल गया, फिर गुणे का चिन्ह लगाना है। फिर देखिए कुछ और नजर आ रहा है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें x है, एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, इसका मतलब x बाहर निकाल दो। फिर और देखते हैं, एक x ये भी है, एक x ये है, एक x ये है, तो एक और x निकल गया। अब बचा क्या क्या? जो जो बचा हो उसको अंदर रखना शुरू कर दीजिए। तो गुणे का चिन्ह लगा के यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से क्या बचा हुआ है? यहाँ पर केवल 5 बचा है। ये चिन्ह ऋण का ही रहेगा, अपने चिन्हों के साथ आएगा। ये 3 गुणे 3 और एक x बचा हुआ है, तो 3 गुणे 3 और एक x बचा है। ये दूसरे वाले से इसको अलग अलग करके रहते हैं, ऐसा ना हो कि गलती में मिक्स हो जाए, इसलिए अभी चिन्ह लगा के रखेंगे, ये सिंबल। और फिर धन का चिन्ह लगाते हैं। इसमें क्या क्या बचा? ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। इधर ये 7 बचा है, इधर एक x बचा है और एक x और बचा है। इतनी चीजें बची हैं, ये तीनों पदों के जो बचे हुए हिस्से हो गए। अब देखेंगे तो इसका क्या करना है? अब गुणा कर दीजिए, यानी सम्मिलित करना है। तो 2 एक x ये, एक x एक, तो 2 होता ये हो गया, x में x का गुणा हो जाता है x की घाते 2। कैसे होता है ये तो पता है, नहीं हो तो फिर से समझ लीजिए कि x की घाते 2 क्यों हो गया, सामने 2 क्यों नहीं लिखा। देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने बताया था x की घाते 1 लिख सकते हैं, गुणे x की घाते 1 लिख सकते हैं। अब और इसके पहले वाले अभी हम प्रश्नावलियों में पढ़ चुके हैं कि जब 2 आधार एक जैसे हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये आधार दोनों के समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? ये जुड़ जाती हैं। इसका मतलब 1 और 1 2। इस तरह हम इस चीज को हम या x
गुणे x को किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। यानी ये जो x गुणे x था वहां पर हमने x की घात 2 क्यों लिख दिया, इसकी वजह से। ये बात समझ पा रहे हैं। अब हम इसका सीधे यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये गुणे चिन्ह की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो ये 5 आ गया, यहाँ पर 3 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 में 3 का गुणा 9 और x के साथ आ गया। यहाँ पर देखिए 7 है और x में x का गुणा x की घात 2 क्योंकि इधर निकाल ही चुके हैं। अब असली जो गुणनखंड का जो रूप होता है वो हमेशा घटते क्रम में होता है। तो देखिए ये तो अलग कॉमन है, इसको तो अलग ही रखेंगे। ये अंदर की संख्या हमेशा घटते क्रम में रखी जाए। घटते क्रम का मतलब होता है जिसकी आधार सॉरी जिसका घातांक सबसे ज्यादा हो वो वाला व्यंजक पहले लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 में से सबसे ज्यादा घातांक इस व्यंजक का है तो हम इसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी होता है इसके बाद ये चीज अपने चिन्हों के साथ आएंगे और जो आखिरी बचता है वो आखिरी में लिख देते हैं। इस प्रकार इस व्यंजक इसका जो गुणनखंड निकला वो हमारा इस रूप में निकल आता है। इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।